आज का पाठ पेड़ का दर्द। कवि का नाम सर्वश्रुति सक्सेना। कविता शुरू करते हैं। कुछ धुआं, कुछ लपटें, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। चिड़ियाँ मुझ पर बैठ चहचहाती थीं, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थीं, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो यह हांडी चढ़ी है, या पाप यह नहीं है, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी, बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से। वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिससे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थीं। मैंने इसे सुना और मुझे पता चला कि अगल बगल जो साउंड है वो ज़्यादा आ रही है। खैर, कोशिश करते हैं। अगर ठीक से सुनाई नहीं देगा तो जब हम पोस्ट करेंगे बच्चे उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या चीज़ एक्चुअली सुनाई नहीं दिया, हम उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पेड़ का दर्द। जैसा कि कविता के शुरुआत में ये जो शीर्षक है इसमें ये स्पष्ट है किसका दर्द है, पेड़ का दर्द है। तो दर्द तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन इसमें किस दर्द की बात की गई है। यहाँ पर दर्द का मतलब सिर्फ वो एक शरीर का दर्द नहीं है, यहाँ तक दर्द वो दर्द भी है जो कहीं पेड़ के मन में छिपा हुआ है। पेड़ का दर्द। तो पेड़ के मन में क्या दर्द छुपा हुआ है तो उसको देखते हैं। अभी पेड़ की हालत जो है, अभी वो समय है जहाँ पर जंगलों में, जहाँ पर पूरे विश्व में पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इंसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो पेड़ कट रहे हैं। पेड़ जो एक बीज से बनता है, एक बीज न जाने कितने सालों तक धीरे धीरे फलता फूलता सरवाइव करता, संघर्ष करता, अपने आप को जिंदा रखता, जब एक पूर्ण विकसित पेड़ बनता है तब अचानक कोई एक दिन एक आदमी आकर, या फिर चोरा शिकारी का जो दल होता है जो पेड़ काटते हैं, या फिर कोई एक लकड़ी मिल का मालिक वो आकर के उस पेड़ को कटवा डालता है, और उस वक्त उस पेड़ को कैसा लगता है। ये कहानी उसी की है, ये कविता उसी की है। ये ठीक वैसा ही मामला है कि जब किसी ने तिनका तिनका जोड़कर अपना एक घर बनाया हो और आकर कोई एक झटके में उस घर को उजाड़ दे तो कैसा लगता है। ये कहानी है, ये कविता उसी कहानी की है। देखो पेड़ क्या कहता है। पेड़ कहता है कुछ धुआं। आज पेड़ की वो हालत है कि पेड़ आज संपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, बल्कि पेड़ छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े में बंट चुका है, कट चुका है, जिसका कोई एक टुकड़ा किसी अंगीठी या किसी चूल्हे में पड़ा हुआ, या किसी ईंटों के ढेर से बनाए गए चूल्हे, या फिर ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ जल रहा है और उससे निकलता है धुआं। कुछ लपटें, लकड़ी जलती है तो उससे लपटें भी निकलती हैं, आग निकलती है। कुछ कोयले, और जब लकड़ियाँ जब जल उठती हैं, जल जाती हैं, तब उनसे कुछ कोयले बनते हैं। वो कोयले जो लकड़ी के ही टुकड़े थे जो जल जाने के बाद अब वो कोयले के रूप में बन गए। कुछ राख छोड़ता। जब हम उन कोयलों को जब मसलेंगे, या जब वो राख, जब वो आग जब बुझ जाएगी तो वो लकड़ी राख में बदल जाएगी। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। इस पहली अगर हम वेट इस पहले पद, इसको पद भी कह सकते हैं, इसको छंद भी कह सकते हैं, इसको हम जैसे इंग्लिश में स्टैंजा बोल सकते हैं तो हम इसको अंतरा या मुखड़ा, मुखड़ा नहीं अंतरा भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसे छंद, हमेशा अनुच्छेद भी कह सकते हैं। तो हमेशा अनुच्छेद ही कहते हैं, क्योंकि पद अक्सर उन कविताओं में आ जाता है जो पुराने ज़माने की मध्यकालीन कविता हैं, तो हम उनमें पद कहते हैं। छंद भी उन्हीं में कहा जा सकता है। अनुच्छेद पद्यांश और गद्यांश दोनों के लिए होता है। चलो मैं फिर क्यों डिस्क्रिप्शन घुस रहा हूँ, शॉर्टकट में आते हैं। हमेशा अनुच्छेद कहेंगे। तो यहाँ पर कवि
कवि जिसने पेड़ की भूमिका ली है, रोल प्लेइंग किया है, तो कवि पेड़ की भूमिका में कहता है कि मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। क्यों भाई? जंगल की याद इसलिए मत दिलाओ क्योंकि वो जंगल जहाँ से वो एक उसने एक बहुत अच्छा समय व्यतीत किया था। हेलो। हाँ। जिसने एक बहुत अच्छा समय व्यतीत किया था, अब वो समय ना उसके लिए है, ना वो जगह उसके लिए है। वो वहाँ से बिछड़ चुका है। अब उसकी जो शक्ल है वो भी बदल चुकी है। पहले वो एक हरा भरा पेड़ था जिसमें उसका अपना एक गुरूर था, वो उसका अपना एक स्वभाव था, उसका अपना एक अस्तित्व था भाई। अब वो नहीं है। अब वो ख़त्म हो चुका। उसे किसी ने काट डाला है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उसका सारा अस्तित्व उसे छीन भिन्न कर दिया है। उससे जुड़ी हुई जो भी यादें थी, सारी यादें ख़त्म कर दी हैं। लेकिन कवि को अभी भी कुछ याद है, पेड़ को अभी भी कुछ याद है, और जो उसे लगातार तकलीफ़ देता है। वो चाहता है कि उसे वो चीज़ याद ना दिलाई जाए, इसलिए वो कहता है, बराबर इस बात की प्रार्थना करता है हमसे, कहता है कि मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। क्यों याद मत दिलाओ? अब हम जब इस कविता में गहरे बैठेंगे, गहरे घुसेंगे, तब हमें धीरे धीरे समझ में आएगा वो क्यों चाहता है कि उसे याद न दिलाया जाए। दूसरा अनुच्छेद देखें। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। अपनी जगह किसे पसंद नहीं होती? अपनी जगह सबको पसंद होती है। पेड़ को भी पसंद होगी। तो पेड़ जिस हरे भरे जंगल के बीच में खड़ा था, जिससे उस जंगल की खूबसूरती का भी वो एक हिस्सा बना हुआ था, हरा भरा पेड़ जिसमें वो संपूर्ण खड़ा था, वहाँ पर कई तरह के जीवधारी उस पर आश्रित थे। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थीं। चिड़िया चिड़िया पेड़ पर रहती है, घोंसले बनाती है, तो चिड़िया उस पर बैठ कर चहचहाती थीं। धामिन एक तरह का सांप है, फोटो में सांप दिखाई देगा, तो धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। और गूलदार गूलदार एक तरह का चीता होता है। जैसे कि बाघ के कई सारे प्रकार होते हैं, तो गूलदार एक तरह का चीता का प्रकार है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो गूलदार जो है उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। कवि कहता है, जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थीं, उन आरों की जिन्होंने मैं टुकड़े टुकड़े किए थे। कवि कहता है कि अब मुझे जंगल की याद नहीं आती, क्योंकि जंगल की याद आने से मुझे वो पुरानी बातें याद आती हैं। जैसे कि उस आदमी की आंखों में वो आखिरी तस्वीर होगी जिसमें मर रहा होता, अपने कातिल की तस्वीर उसके आंखों में, उसके जहन में आती है। ठीक वैसे ही पेड़ जब भी जंगल को याद करता है तो उसे जंगल की नहीं बल्कि उन कुल्हाड़ियों की याद आती है जो उस पर पड़ रही थी। उन आरों की याद आती हैं जिन आरों ने उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। उसकी संपूर्णता उसे छीन ली थी। जब कोई एक सीधा साधा क्या, जब कोई एक स्वस्थ आदमी बिल्कुल बिना किसी विकृति के खड़ा होता है तो हमें देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे सामने कोई अपंग आदमी आ जाता है तो उसके लिए दया उत्पन्न होती है। तो पेड़ भी नहीं चाहता कि उसके उस स्वरूप को देखकर हम उसे दया दिखलाएं, इसलिए वो नहीं चाहता कि उससे उसकी बात की जाए, क्योंकि वो अब संपूर्ण नहीं रहा। सोच कर देखो, तुम जहाँ बैठे हो अभी, जैसे मैं एक लकड़ी की कुर्सी बैठा हूँ, मेरे सामने लकड़ी का दरवाज़ा है, मेरे सामने लकड़ी का घर का बल्ली है, वो पटरा है जिस पर पूरा टीन टिका हुआ है, खिड़की है, लकड़ी की कितनी सारी चीज़ें हैं। ये सारे लकड़ी के टुकड़े कभी न कभी किसी पेड़ का हिस्सा थे। पेड़ इसलिए सोचता है कि मैं कभी संपूर्ण था, लेकिन मेरे टुकड़े कर दिए गए। मुझे छील छाल कर, शेप करके, घिस माँज कर, कांटी ठोक कर, रंग चढ़ाकर, पता नहीं मुझे क्या क्या बना दिया गया, लेकिन मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था। हो सकता है कि इस काट छांट के दौरान, क्योंकि उसका हर एक हिस्सा काम नहीं आता, जो काठ के कारीगर हैं वो पेड़ से निकलने वाले जो पटरे हैं उसको रख लेते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उसको जला वगैरह देते हैं, बेच देते हैं। और फिर वो जलावन हम में से किसी के चूल्हे में समा करके किसी के रोटी को थोड़ी गर्मी पहुंचा जाता है, किसी की रोटी पकने मदद करता है तो किसी का खाना पकाने मदद करता है। वो आग, और वही आग कभी किसी भट्टी में जल करके कभी बिजली बनाती है, तो कभी किसी पहले ट्रेन में लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था, तो पहले और वो लकड़ी कहीं किसी और जगह कभी ठंड में गरीबों के जो हथेली है उसको गर्माती है। लकड़ी बहुत काम आती है। वाह, ये तो कविता बन गई। तो लकड़ी कहता है कि लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। पेड़ कहता है, अब मैं लकड़ी की तरह जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुद वो झूठी है। देखो भाई,
लकड़ी जिस चूल्हे में पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक हांडी पड़ी हुई है और हांडी में पानी है और गर्मी के मारे खौल रहा है, खुद बुद हो रही है। लेकिन कवि को एक विचार मन में आता है कि जो हांडी जो चढ़ी हुई है और ये जो पानी जो खौल रहा है उसके अंदर वाकई कुछ है या कुछ नहीं है। उससे किसी का पेट भरेगा या आत्मा तृप्त होगी। अब मुझे एक बहुत छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उदाहरण देने के लिए, क्योंकि अगर एक पुरानी फिल्म की बात की जाए, फिल्म का नाम था मदर इंडिया। उसमें जो हीरोइन है, बहुत पुरानी फिल्म है, नॉमिनेशन के लिए इंडिया से गई थी। उस फिल्म में एक दृश्य ऐसा भी आता है कि जब वो जो नरगिस जो है, जो फिल्म की जो हीरोइन है, वो अपने बच्चों को मतलब बहलाने के लिए, चूँकि इतनी गरीबी है, बाढ़ बाढ़ का माहौल है, खाने पीने का कुछ नहीं है, तो क्या करती है कि बच्चों को फुसलाने के लिए यूं ही चूल्हे पर ये चढ़ा करके, हांडी चढ़ा करके यूं ही खौलाती रहती है ताकि बच्चे भूख से थोड़ा सा ये इंतज़ार करते करते सो जाए। और बच्चे भी हैं जो भूख के मारे आखिर में रोते बिलबिलाते आखिर में सो जाते हैं, और वो क्या करती है कि हांडी को पलट देती है, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए था। तो ये जो दृश्य है, ये कहने के इसके पेड़ के मन में भी आता है। पेड़ कहता है कि मुझे पता नहीं कि इस हांडी में जो कुछ खौल रहा है उससे किसी का पेट भरेगा, और पेट भरेगा तो आत्मा तृप्त होगी। अगर किसी का पेट नहीं भरता तो आत्मा कैसे तृप्त होती है? सोच के देखो, जब तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और भर पेट बढ़िया खाना मिल जाता है तो उस वक्त ऐसा लगता है आत्मा तृप्त हो गई, भगवान को धन्यवाद। और जब बहुत भयंकर भूख लगी हो और पेट भर भी रोटी न मिले तो आत्मा कैसे तड़पती है? वही बात है। कवि कहता है कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं। कवि ने यहाँ पर वर्ग भेद का, या वर्ग भेद मैं कहूँ, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का जो फ़र्क है उसका एक बिंब लिया है, उसका एक प्रतीक लिया है। कवि कहता है ये बिंब और प्रतीक क्या है? तो बिंब वो है कि जो तुम्हारे सामने इमेज बनती है, जो तुम्हारे सामने फ़ोटो बनता है। जब हम भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमारे आँखों के सामने एक तस्वीर बनने लगती है। आँखों के सामने तो किताब ही होती है, लेकिन दिमाग के अंदर एक तस्वीर बनने लगती है। अनजाने हम उस चरित्र को गढ़ने लगते हैं, हमारे सामने उसका चेहरा आने लगता है। तो वैसे ही एक कवि भी जब कविता लिखता है तो उसके कविता को पढ़ते हुए, उसके कहानी को पढ़ते हुए जो पाठक होता है उसके दिमाग में चित्र बनने लगता है। तो इसलिए कहता है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर बिंब की बात की है। कवि कहता है कि जो चेहरे मेरे सामने हैं, आग के सामने जो चेहरे जो चमक रहे हैं, उसे ये समझना है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वे उसकी आँच से तमतमा रहे हैं या फिर गुस्से से। क्योंकि स्वाभाविक है, आग के सामने ये जो लोग बैठे हुए हैं ये आदमी अमीर नहीं है, ये लोग गरीब हैं जो आग के भरोसे अपने आप को गर्म रखने के लिए मजबूर हैं। आज भी अगर हम देखें दिल्ली की सड़कों पर या कुछ एक ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोग जाड़े के माहौल में इतने बेबस हो जाते हैं कि शरीर पर तन भर के कपड़े नहीं होते हैं, और उसी रात उसी आग के सहारे अपनी रात काटने को मजबूर होते हैं, ज़िंदा रहने को मजबूर होते हैं। और हमें ये पता है, हमें बहुत बार पढ़ने को मिलता है, न्यूज़ चैनल में सुनने को मिलता है कितने सारे लोग ठंड के मारे मर गए। क्यों मरे? क्योंकि कहीं ना कहीं कपड़े कम थे, कहीं ना कहीं ऐशो आराम की बात छोड़ ही दे, कहीं ना कहीं ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो नहीं थी। जहाँ पर पेट की रोटी बहुत बड़ी चीज़ हो वहाँ पर तन ढकने को कंबल बहुत बड़ी बात होती है। तो ये लोग नहीं सर्वाइव कर पाते, ये लोग मर जाते हैं। कवि कहता है, और यही ये लोग गुस्से के मारे या तो तमतमा रहे हैं या उस आग के सामने बैठे हुए बोलकर चेहरा लाल दिखलाई पड़ रहा है। कवि को ये भी नहीं समझना, कवि को ये भी नहीं समझ आ रहा है, कवि को ये भी समझना है कि आखिर में इसकी परिणति क्या होगी। अगर वो गुस्सा है तो या तो उस जलती हुई लकड़ी का एक सिरा पकड़ के उठा लेंगे और चल पड़ेंगे क्रांति की मशाल ले करके उन अमीरों के हवेली की ओर, जहाँ उसे फेंक डालेंगे, जला देंगे, या फिर अपने अंदर के जो गुस्से हैं, अपने अंदर का जो गुस्सा है, गुस्से को दबा लेंगे और शांति से अपनी किस्मत का रोना रोते हुए बैठ जाएंगे। कवि इसलिए कहता है मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, जंगल की याद मुझे मत दिलाओ, क्योंकि कवि जानता है कि जंगल जो भी है, जंगल कम से कम ऐसा नहीं था, जंगल में सभी का हिस्सा बराबर था। कवि कहता है कि मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। कवि आखिर में अपने भावना को व्यक्त करते हुए कहता है कि एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं। कभी देखना, जब लगती है पत्तों में, लकड़ियों में जब आग लगती है और हवाएं चलती हैं तो उससे चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी ऐसा लगता है जैसे जुगनू उड़ रहा है हवा में, और थोड़ी देर बाद वही चिंगारी बुझते हुए धरती पा गिरती है या धरती पा गिरती है।
कवि कहता है ये चिंगारी और कुछ नहीं, उसकी वे जलती पत्तियां हैं, या उसकी वो जलती पत्तियां जब चिंगारी बन चुकी हैं, वो अभी धरती की जो याद है या धरती की जो कृतज्ञता है उसको भूले नहीं हैं, और उस धरती को, अपनी माँ को चूम लेना चाहते हैं, अपनी कृतज्ञता जताना चाहते हैं उस धरती को जिसमें उसकी जड़ें थी, जिससे उसका वजूद था, जिससे उसका अस्तित्व था। कविता यहाँ ख़त्म होती है। मेरे ख्याल से बच्चों को कविता समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।